मेरा नाम सुमन है। मेरी 5 साल की बेटी है जिसका हाल ही में मैंने स्कूल में दाखिला करवाया था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो दौड़कर मुझसे लिपट गई और मासूमियत से बोली, मम्मी आज मुझे पापा लेने आए थे। मैं आज स्कूल बस से नहीं आई, पापा मुझे छोड़कर गए हैं। उसकी यह बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मेरी आत्मा तक सिहर उठी थी। मेरे कानों में गूंजता रहा, पापा छोड़कर गए हैं, क्योंकि मेरे पति को तो इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो चुका था। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। सच्चाई जानने के लिए मैं तुरंत स्कूल पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने का आग्रह किया। स्क्रीन पर जो देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया था, क्योंकि वहां जो चेहरा दिखा उसने मुझे मेरे अतीत की उस काली सुरंग में ढकेल दिया जहां से निकलना आज तक मेरे लिए नामुमकिन रहा था। मेरे जीवन की उन परछाइयों को आज भी मैं भूल नहीं पाई थी। मैं केवल 17 साल की थी जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। हमारे छोटे से परिवार में सिर्फ माँ, पापा और मैं थी। माँ मुझे बेहद प्यार करती थी, उनकी लाडली, उनकी जान थी मैं। लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद पापा ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। अब वो अकेले नहीं थे, लेकिन मैं रह गई थी, बिल्कुल अकेली। जब मेरी सौतेली माँ पहली बार हमारे घर आई, मुझे साफ दिखा उनकी आंखों में ना मेरे लिए अपनापन था, ना स्नेह। उनके आने के बाद पापा भी धीरे धीरे बदलने लगे। जो कभी मुझे अपनी बाहों में सुलाया करते थे, अब रातें अपनी नई पत्नी के साथ बिताने लगे। मेरी दुनिया धीरे धीरे वीरान हो गई। जब सौतेली माँ को बेटा हुआ तो मेरी हालत घर की एक नौकरानी जैसी हो गई थी। घर के सारे काम, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, खाना बनाना सब मेरी जिम्मेदारी बन गए। यहाँ तक कि छोटे भाई की देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ती थी। सौतेली माँ का व्यवहार पापा के सामने कुछ और होता था और मेरे साथ कुछ और। जब पापा घर नहीं होते तो उनका चेहरा एकदम बदल जाता। वो ताना मारती, तेरी वजह से तेरी माँ मरी, हम तो तुझ पर तरस खाकर तुझे रखे हुए हैं, वरना तुझ जैसी लड़कियां तो सड़क पर भटकती हैं। मैं चुपचाप सहती रही। एक बार हिम्मत करके पापा से शिकायत की तो सौतेली माँ फौरन आंसू बहाने लगी और बोली, देखो तुम्हारी बेटी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पापा ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं फिर से अकेली रह गई थी। एक दिन पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, बेटा झूठ क्यों बोलती हो, अपनी माँ पर बेबुनियाद आरोप लगाती हो। सौतेली माँ तुरंत बोली, हाँ ये लड़की बहुत झूठी है, हर बात में इल्जाम लगाना इसकी आदत बन गई है, इसे काबू में रखना होगा, नहीं तो कल को हमारी बदनामी कर देगी। उनके बहते आंसुओं और बनावटी दर्द को देखकर पिताजी का दिल पसीज गया और फिर एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। उन्होंने गुस्से में कहा, आइंदा कभी अपनी माँ की शिकायत लेकर मत आना। वो तुझसे कितना प्यार करती है, तुझे माँ बनकर पाल रही है और तू है कि उसी पर उंगली उठाती है। उस दिन मेरे दिल में एक गहरा घाव बन गया था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर निशान छोड़ दिया हो। स्कूल ही मेरा इकलौता सहारा था। वही कुछ घंटे चैन की सांस मिलती थी। दूसरी लड़कियों को हंसते खेलते देखकर मन जरूर जलता था, मगर मैं अपने दिल को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, एक दिन मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन शायद किस्मत को मेरा सुकून भी मंजूर नहीं था। अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कुछ लड़के रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी आंखों में शरारत थी और बातों में गंदगी। मैंने हिम्मत कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उन्होंने रास्ता रोक लिया। मैं डर के मारे कांप रही थी। आसपास कोई मदद के लिए नहीं था। तभी अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, अरे उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। वो समीर था। उसने लड़कों को धक्का देकर दूर किया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर जब उसने मेरी तरफ देखा तो एक अजीब सा सुकून भी था। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और उन लड़कों को ऐसे भगा दिया
जैसे धूल उड़ा दी हो। मैं बस उसे देखती रह गई थी। जब उसने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरी टूटी हुई रूह को थोड़ा सा मरहम दे गया। उस दिन के बाद वो अक्सर मेरे रास्ते में दिखने लगा। कभी दूर से हेलो कह देता तो कभी पेड़ की छांव में खड़ा होकर बस मुझे देखता रहता। फिर एक दिन उसने आखिरकार पूछ ही लिया, तुम कैसी हो? शायद वो बस कोई बात शुरू करना चाहता था। मैंने हिचकिचाकर जवाब दिया, ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, यूं ही मुस्कुराया करो। उस दिन पहली बार मैं देर तक आईने के सामने खड़ी रही, सोचती रही, क्या सच में मेरी हंसी इतनी अच्छी लगती है या बस एक तसल्ली देने वाला झूठ था। लेकिन यह सब एक अधूरा सपना बनकर रह गया। कुछ ही दिन बाद सौतेली माँ ने सुबह सुबह झंझोड़ते हुए उठाया और कहा, आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। उठो, सारा घर संभालो, बर्तन कपड़े खाना सब कुछ अब तुम ही करोगी। पढ़ाई लिखाई के ख्वाब देखना छोड़ दो, दूसरे के घर जाकर भी यही काम करने हैं। पढ़ लिख कर क्या ताज पहनोगी? मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए रसोई तक ले गई। कहा, आज रात का खाना भी तुम ही बनाओगी। मैं रोती रही पर कोई सुनने वाला नहीं था। मजबूरी में पूरे दिन घर का काम किया। शाम को जब पिताजी घर लौटे तो बस इतना पूछा, आज स्कूल क्यों नहीं गई? मैंने सिर झुका लिया क्योंकि अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। अभी मेरे होठों से कोई शब्द निकले भी नहीं थे कि सौतेली माँ बीच में ही बोल उठी, आपकी बेटी आज फिर गलियों में भटकती पाई गई। पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। मैं ही इसे ढूंढकर वापस लाई हूँ। पिताजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई जुर्म कर बैठी हूँ। उन्होंने मेरी कोई बात सुने बिना अपनी पत्नी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। गुस्से में आकर उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और जोर से झंझोड़ते हुए कहा, शर्म नहीं आती? मेरी बेटी होकर इस तरह की काम कर रही हो। इज्जतदार घर की लड़कियां ऐसे नहीं भटकती। अगर आइंदा कोई शिकायत सुनी तो इन बालों को खुद कैंची से काट दूंगा। अब से स्कूल का कोई मतलब नहीं। पढ़ाई लिखाई बंद करो, बस घर का काम करो। मैं फर्श पर बैठी बस रोती रही। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई समझने वाला। मेरे सारे सपने एक एक करके टूटते जा रहे थे। ना मोहब्बत थी, ना पढ़ाई, ना उम्मीदें। बस घर के बर्तन थे, झाड़ू और एक बोझ जो मेरे दिल में दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। एक शाम जब मैं सब्जी लेने निकली, रास्ते में समीर मिल गया। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, सुमन, तुम कई दिनों से दिखी नहीं, सब ठीक है ना? मैंने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसू कुछ और ही कहानी कह रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, शायद मुझे रोकना चाहता था, पर मैं चुपचाप पलटकर वहां से चली आई। उस दिन के बाद से मैंने जीना नहीं, बस वक्त काटना शुरू कर दिया था। लेकिन समीर, वो मेरे लिए एक उम्मीद बन चुका था। मैं अक्सर उसकी याद में मुस्कुरा देती थी। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका सुकून सब मेरे दिल में घर कर गया था। वो अक्सर उसी नुक्कड़ पर मिल जाता था जहाँ से मेरा स्कूल का रास्ता शुरू होता था। अब मैं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन वो अब भी मेरा इंतजार करता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैं भी वहीं चली गई। शायद अपने आप को यकीन दिलाना चाहती थी कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही उसने मुझे देखा, हल्के से मुस्कुराया और बोला, सुमन, ये दुनिया तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम इसे अपने जैसा बनाएंगे। फिर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, बस मेरा हाथ थामे रखना। और मैंने सच में उसका हाथ थाम लिया था। वक्त बीतता गया और हमारी खामोश मोहब्बत को 1 साल हो गया था। समीर मुझसे 4 साल बड़ा था, वो 24 साल का था। अभी तक सौतेली माँ को कुछ भी पता नहीं चला था। जब भी मैं किसी बहाने से घर से बाहर जाती तो समीर से मिल भी लेती थी। हमारी मुलाकातें छोटी थी, लेकिन उनमें पूरी जिंदगी छुपी होती थी। वो मुझे पार्क ले जाता था, जहाँ हम एक बेंच पर बैठते, छोटी छोटी बातें करते, जैसे 2 साथी अपने दिल का कोना खोलते हैं। एक दिन उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, अगर तुम नहीं मिली
तो शायद मैं भी इस मोहल्ले जैसा बन जाऊंगा। मैं हंसकर बोली, तो फिर तुम भी मेरे जैसे बन जाना। उसने गंभीर होकर मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो मेरी उंगलियों को थामते हुए बोला, क्या ये हाथ एक दिन हमेशा के लिए मेरे हाथ में रहेंगे? और मैं बस हल्के से मुस्कुरा दी। हम हर मुलाकात में चुपचाप अपने अपने ख्वाब बुनते थे। वो कहा करता था, एक दिन मेरा खुद का घर होगा जिसमें तुम होगी, बस तुम। मैं मुस्कुराती रहती और कहती, और उस घर में मैं पूरे दिन ऐसे ही हंसती रहूंगी। वो कहता, मैं बस तुम्हें हंसते हुए देखा करूंगा। हमारा एक छोटा सा संसार होगा, उसमें हमारे बच्चे होंगे। मैं कहती, और उन बच्चों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो वो झट से कह देता, ठीक है, फिर खाना मैं बना लिया करूंगा। ये हमारे छोटे छोटे सपने थे, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई डर नहीं था, ना कोई जहर, ना कोई रुकावट। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर मुझे हमेशा सताया करता था। हम दोनों पार्क के एक कोने में बैठे थे। मैंने उसका कंधा अपनी ओर खींच लिया था और वो बता रहा था कि वो कैसे कोई छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है। अचानक मेरे चेहरे पर एक तेज तमाचा पड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और देखा कि सामने मेरी सौतेली माँ खड़ी थी। उसकी आंखों में जैसे आग बरस रही थी। उसने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि मैं गिर पड़ी। वो चीखते हुए बोली, यही संस्कार दिए थे तुझे, गली गली मुंह काला करवा रही है, लड़कों के साथ बैठकर इज्जत मिट्टी में मिला रही है, निकल यहाँ से, बदचलन कहीं की। समीर कुछ बोलने को आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे घूर कर कहा, तुम जैसे आवारा लड़के ही हमारी लड़कियों को बिगाड़ते हो, ले जाओ इसे, अब ये तुम्हारी है, इसकी लाश भी हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। उसके शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते चले गए। मैं हिम्मत जुटाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो मुझे घसीटती हुई ले जा रही थी और राह चलते लोगों को पुकार पुकार कर कह रही थी, देखो, यही है हमारी इज्जत की दुश्मन, हमने जिसे पाला उसी ने हमारे सिर पर कलंक लगा दिया। घर पहुंचकर दरवाजा जोर से बंद किया और मुझे धक्का देकर अंदर फेंक दिया। पिताजी वहीं सोफे पर बैठे थे। सौतेली माँ ने जोर से कहा, बधाई हो, आपकी लाडली बेटी गली के लड़कों के साथ इश्क लड़ाती फिरती है। अब फैसला कीजिए, या तो इसे घर से निकालिए या हमें। पिताजी ने कुछ नहीं पूछा, बस अपना चप्पल उठाकर मेरी ओर फेंक दिया। फिर दहाड़ते हुए बोले, निकल जा इस घर से। तू तो वो निकली जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा सिर झुका दिया तूने, तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता अब। मैं जमीन पर बैठकर सिसकती रही। मेरी सौतेली माँ ने मेरे बालों की चोटी पकड़कर खींचा और बोली, अब बता, कहाँ कहाँ घूमती थी, किस किस के साथ मेल जोल था तेरा, हमें सब पता चले। मैं चीख पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, बस उससे बात करती थी, वो मेरा दोस्त था। वो हंसते हुए बोली, दोस्ती, लड़कों के कंधों पर सिर रखकर बैठने वाली लड़कियां सिर्फ दोस्ती नहीं करती, लोग सही कहते हैं, जब मां ना हो तो बेटी बेकाबू हो जाती है। मैं लगातार रोती रही और तभी मेरी नज़र आंगन की ओर गई। वहाँ समीर खड़ा था, उसकी माँ के साथ। मेरी सांसें थम सी गई। मैं दौड़ती हुई ऊपर छत पर चली गई। सौतेली माँ ने एक बार नीचे झांक कर देखा, फिर मुंह टेढ़ा करके बोली, अरे बहन, आज हमारे दरवाजे की याद कैसे आ गई? समीर की माँ ने धीरे से कहा, बहन, मैं समीर की माँ हूँ, ये मेरा बेटा समीर है। हम एक रिश्ते के लिए आए हैं, आपकी बेटी सुमन के लिए। अगर आप सही समझें तो हम बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे दिल में जैसे कोई उम्मीद की लौ जल उठी थी। समीर ने सचमुच हिम्मत दिखाई थी और अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आ गया था। लेकिन उसकी माँ के शब्द अभी भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरी सौतेली माँ ठहाका मारकर हंसने लगी। वाह भाई, कमाल की बात है, रिश्ता, वो भी इस आवारा लड़की का, जिसे हमने खुद न जाने कितनी बार पार्क में लड़कों के साथ पकड़ा है। समीर की माँ के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। उन्होंने धीमे और दृढ़ स्वर में कहा, बहन, आप बात को गलत समझ रही हैं। मेरे बेटे की नीयत साफ है, उसने मुझसे सब कुछ सच सच कहा है।
वो सुमन को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, इज्जत के साथ। लेकिन मेरी सौतेली माँ अब और तीखी हो गई थी। देखो बहन जी, हम शरीफ लोग हैं। तुम्हारा बेटा तो रोज रोज हमारे दरवाजे पर मंडराता रहता है। उसे लड़की पसंद आ गई है, ये कोई इज्जत की बात नहीं होती। तभी समीर ने हल्के और साफ शब्दों में कहा, आंटी, मैं सुमन से सच्चा प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की मर्जी के साथ रहना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे की मर्जी के साथ रहना चाहते हैं। बस आपकी रजामंदी चाहिए। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत टोकते हुए कहा, अपने यह मोहब्बत के फालतू किस्से बंद करो। तुम जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों को बहकाते हैं। सुमन तो भोली है, उसे अपने जाल में फंसा लिया है। समीर की माँ ने फिर शांत स्वर में कहा, अगर हमारी नीयत खराब होती तो क्या हम रिश्ता लेकर आते। इतनी देर तक चुप बैठे पिताजी की आवाज़ गूंज उठी, बस बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की शादी किसी आवारा के साथ नहीं करूँगा। मैं जो छत पर खड़ी थी, मेरा हाथ कांपने लगे थे, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। सौतेली माँ ने फिर जहर उगला, और सुनो, अगर इस लड़के की परछाई भी सुमन पर पड़ी तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। समीर ने मेरी ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हिम्मत भी। उसने अपनी माँ का हाथ थामा और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैं वहीं जम सी गई थी, पाँव जैसे जमीन में धंस गए हों। पिताजी अंदर आए और दहाड़ते हुए बोले, सुमन बदतमीज लड़की, कहाँ है तू? बाहर निकल। जैसे मेरी तंद्रा टूटी और मैं भागती हुई नीचे आई। कदम काँप रहे थे, लेकिन मन साफ था। मुझे कोई अपराध नहीं था। मैंने कहा, पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मेरी बात खत्म होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सौतेली माँ पीछे से बोली, इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मोहल्ले भर में हमारा सिर झुका दिया। क्या कमी थी तुझे, जो पार्कों में लड़कों के साथ घूमती फिरती थी? मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी वो समीर है, उसने रिश्ता भेजा था, इज्जत से मेरा हाथ मांगने आया था। सौतेली माँ फिर चीख पड़ी, इज्जत से? तू क्या इज्जत का मतलब भी जानती है? आज जब मैंने तुझे उसके साथ देखा, उसकी बाहों में, तो मुझे शर्म आई खुद पर कि मैं तुझे ऐसे देख रही हूँ। उस दिन पिताजी ने फिर से जोर से कुर्सी पर हाथ पटका था। मैं कुछ कहने जा ही रही थी कि वो चिल्ला पड़े, अब एक शब्द और नहीं। अगर वो लड़का फिर इस घर के पास आया तो तू याद रखना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे कानों में बार बार वही शब्द गूंजते रहे। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं खामोश खड़ी रही, लेकिन अंदर से जैसे टूट गई थी। कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज़ नहीं निकली। मैं बस रोना चाहती थी, कहना चाहती थी, प्यार कोई गुनाह नहीं होता। मेरी जुबान बंद थी, लेकिन आंखें लगातार बरस रही थी। अगले ही दिन मेरी सौतेली माँ ने रिश्ते कराने वाली औरत को बुला लिया। तेज आवाज में बोली, देखो जैसे भी हो, आज ही इसका रिश्ता तय करवा दो। मैं इससे ज़्यादा इसे घर में और बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी है, अब नखरे झेले नहीं जाएंगे। रिश्ते वाली ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, लड़की तो सादगी में सीधी सादी लग रही है। सौतेली माँ ने फिर से तंज कसा, पार्कों में लड़कों के साथ घूमने वाली लड़की कोई सीधी सादी होती है क्या? जुबान भले ही खामोश हो, लेकिन आंखें और हरकतें सब बयान कर देती हैं। मैं सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी, जैसे मेरा वजूद ही मेरे खिलाफ गवाही दे रहा हो। 2 दिन बाद एक औरत और एक मर्द हमारे घर आए। वो महेश के पड़ोसी थे। उन्होंने बताया, महेश बहुत समझदार और मेहनती लड़का है, अनाथ है, मगर खुद की मेहनत से अपनी जिंदगी को संवार रहा है। पढ़ा लिखा है, कोई बुरी आदत नहीं है, बस गरीब है और अकेला है। अगर आपको मंजूर हो तो कल ही शादी करवा देते हैं। पिताजी ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सौतेली माँ की ओर। वो तुरंत बोल पड़ी, हमें कोई एतराज नहीं, रिश्ता मंजूर है, जल्दी शादी करवा दो। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई थी। मैं चुपचाप कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, एक कोरा कागज़ उठाया और कलम चलाने लगी। समीर,
आज मैं तुमसे आखिरी बार खत के जरिए बात कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना अगर मेरी खामोशी ने कभी तुम्हें दर्द दिया हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, सपने देखे थे, पर जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं, हकीकतों से बनती है। और मेरी हकीकत अब बदल गई है। अब मैं किसी और की होने जा रही हूँ। तुम बहुत अच्छे थे, मुझसे कहीं बेहतर। मेरे लिए दुआ करना कि जिस इंसान से मेरा नाम जुड़ रहा है वो मुझे इज्जत दे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी। तुम्हारी सुमन। मैंने खत को मोड़ा और अपनी पड़ोसन की बेटी अंजू से कहा कि किसी भी तरह यह समीर तक पहुंचा दे। शादी की रात मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। अब तो आंसुओं में भी जान नहीं बची थी। सिंपल से कपड़े पहने कमरे में बैठी थी। वो महज कमरे में आया और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। कुछ पल बाद उसने शांत लहजे में कहा, मुझे पता है आपका दिल किसी और के पास था, शायद आप भी वही हैं। मैं किसी के दिल पर जोर नहीं डालता। मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से कहा, महेश, मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया है, बस थोड़ा वक्त दो। इतना वक्त जितना मेरे जख्मों को भरने में लगेगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ अपने आप से लड़ने में थोड़ा वक्त चाहिए। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम मेरा भाग्य हो और मैं अपने भाग्य का सम्मान करना जानता हूँ। उसकी आंखों में मैंने पहली बार अपने लिए इज्जत और मोहब्बत देखी थी। ना कोई हवस, ना कोई दावा, सिर्फ एक खामोश वादा, जितना चाहो उतना वक्त ले लो, मैं जब तक चाहो इंतजार करूँगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं अब भी चुप रहती थी और वो अपनी हद में, लेकिन हर दिन वो मेरे दिल में थोड़ा और उतरता चला गया। उसकी बातों की सादगी, उसकी नज़रों की इज्जत और मेरी हर बात को बगैर सवाल सुनते जाना, सब कुछ दिल को सुकून देने लगा था। एक रात खाने के बाद मैंने उसे चाय का कप थमाते हुए कहा, महेश, कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, अकेलापन तब लगता है जब चारों तरफ आवाजें हो लेकिन दिल में खामोशी पसरी हो। मैं तो बचपन से ही खामोश में पला हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, खामोशी में कैसे? उसने जवाब दिया, मैं अनाथ हूँ। जब 5 साल का था तो किसी ने मुझे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं, नाम भी मुझे वहीं से मिला था। ख्वाहिशें बहुत थी, मगर वक्त के साथ सारी ख्वाहिशें हकीकत में बदल गई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने धीमे से पूछा, कभी तलाश नहीं की? कभी जानना नहीं चाहा कि तुम किसके बेटे हो? उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत छोटा था, जानने की चाहत तो थी, लेकिन सहारे की कमी थी। फिर जीना सीखा उसी अंधेरे में, जिनके साए बचपन में छीन जाते हैं, वो फिर धूप से दोस्ती कर लेते हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे, जो बिना आवाज के बहने को तैयार थे, जैसे बरसों की चुप्पी अब पिघल रही हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें वो इज्जत दूंगी, वो मोहब्बत दूंगी जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की होगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, यही भरोसा मेरी सबसे बड़ी दौलत है सुमन। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि मेरा बीता हुआ वक्त समझो। बस अगर मेरा आज सवार दो तो जीना आ जाएगा। मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मोहब्बत वक्त से नहीं, एहसास से होती है। तुमने मुझे सम्मान दिया, मेरे दर्द को बगैर लफ्जों के समझा, तो फिर दिल का झुकना भी तो फितरत था। मैं तुमसे वफा करना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी को अपने प्यार से भर देना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना बनकर जीना चाहती हूँ। उस पर मैंने कोई कस्में नहीं खाई, ना कोई बड़ा वादा किया। बस दिलों ने खुद ब खुद मान लिया कि यह रिश्ता अब महज एक समझौता नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है, जिसमें विश्वास, मोहब्बत और दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की ख्वाहिश शामिल थी। कब हम एक दूसरे में घुलने लगे, हमें खुद ही पता नहीं चला। हर एहसास, हर खामोशी अब बहुत कुछ कहने लगी थी। रातों की वो बातचीत,
माथे पर उसके हाथों की नरम गर्माहट, सुबह आंखें खोलते ही उसका मुस्कान, सब कुछ इतना सुकून देह लगने लगा था जैसे जिंदगी ने अब ठिकाना पा लिया हो। फिर वो दिन आया जिसने मेरे भीतर एक नई रोशनी जगा दी। मैं प्रेग्नेंट थी। जब महेश को बताया तो वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मेरी गोद में सिर रखकर बोला, सुमन, अब मैं सिर्फ तुमसे नहीं, तुम दोनों से प्यार करता हूँ। उसके बाद वो मुझे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। काम पर जाता तो हर थोड़ी देर में फ़ोन करता, कुछ खाया, ठीक से सांस ले रही हो ना, थकी तो नहीं। मैं हंस देती तो वो कहता, मेरा बच्चा हंसने वाली माँ से जन्म लेगा, रोने वाली माँ से नहीं। मैं कहती, बेटा होगा या बेटी। वो मुस्कुराता और जवाब देता, जो भी हो तुम पर ही जाए, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। बस यही गर्व के लिए काफ़ी है। 9वें महीने में जब अस्पताल जाना पड़ा तो वो पूरे वक्त मेरे पास बैठा रहा, मेरी उंगलियां थामे, हर पल मेरी सलामती के लिए दुआ करता रहा। पता है सुमन, आज पहली बार डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो ना दूं। बस तुम और हमारा बच्चा ठीक रहे, तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो। और फिर वो लम्हा आया जब मेरी बेटी मेरी छाती से लगकर सांस ले रही थी और महेश की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने मेरे माथे को चूम कर कहा, सुमन, यह पल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं पूरा हो गया हूँ। जिंदगी अब एक खूबसूरत दायरे में थी जहाँ हर कोना मोहब्बत से भरा था और उन कोनों में हमारे छोटे छोटे सपने पलने लगे थे। लेकिन फिर एक रात अचानक महेश को सीने में तेज दर्द हुआ। उसने अपना सीना पकड़ा और घबराई हुई आवाज में कहा, सुमन, ऐसा लग रहा है जैसे दिल में कुछ चुभ रहा हो। मेरे तो मानो होश ही उड़ गए। उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागी। रास्ते भर वो मेरा हाथ थामे कहता रहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह मजबूत बने, तुम्हारी आंखों जैसी चमक उसमें हो, और मेरा इंतजार मत करना। मैं चीखती रही, रोती रही, हाथों में उसका हाथ कसकर पकड़े रही। लेकिन कुछ पल बाद उसका हाथ धीरे से मेरी हथेली से फिसल गया और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। जो मेरे वजूद में बस चुका था वो शायद जिंदगी भर मुझसे जुदा नहीं हो सकेगा। अस्पताल के सफ़ेद बिस्तर पर उसकी बेजान देह पड़ी थी, मगर उसकी पकड़ अब भी मेरे दिल पर उतनी ही गहरी थी। कुछ ही दिन बीते थे, मेरे आंसू अभी सूखे ही नहीं थे कि एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ की आवाज़ थी, सुना है तेरा आदमी मर गया, अब वापस आने की ख्वाब मत देखना, हम तुझे विदा कर चुके हैं, हमारा फर्ज पूरा हो गया है, अब तू और तेरी औलाद हमें अपना चेहरा मत दिखाना। मैं चुप रही। दिल में सिर्फ एक बात आई, मैं वापस क्यों जाऊंगी? वहाँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा सिवाय आरोपों के, ना अपनापन, ना सहारा। मैंने अपनी नन्ही सी बेटी स्वरा को सीने से लगाकर सोचा, अब जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी। लेकिन इतना तय था, मैं महेश की बेटी को ऐसी औरत बनाऊंगी जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, जिसकी आंखों में हौसला हो, हिम्मत हो। शुरुआती दिन बहुत भारी थे, ना भूख लगती थी, ना पहनावे की सुध थी। सिर्फ स्वरा को गोद में लेकर महेश की आखिरी बातें दोहराया करती थी, मेरी बेटी तुम्हारी तरह मजबूत बने। मैं खुद से कहती, सुमन, अब तुम्हें टूटने का हक नहीं है, यह बच्ची तुम्हें बिखरा हुआ नहीं देख सकती। समय के साथ मैंने खुद को समेटना शुरू किया, खुद ही कपड़े धोए, खुद ही रोटियां बनाई। स्वरा गोद में होती और दिल में दर्द लिए मैं हर दरवाजे पर दस्तक देती, कहीं से काम मिले, कोई हुनर सीख लूं। पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, मोहल्ले की औरतों से कहा, अपने बच्चों के कपड़े मेरे पास सिलवा लिया करो, कम पैसे लूंगी, अच्छा काम दूंगी। शुरुआत में 2-4 महिलाएं आईं, किसी ने दुपट्टा सिलवाया, किसी ने पेटीकोट, किसी ने ब्लाउज। किसी ने कहा, सुमन बहन, आपकी सिलाई बड़ी साफ है। मैं चुपचाप सिर झुकाकर काम करती रही।
दिन रात सिलाई में ही उलझी रहती। ना मौसम का पता चलता, ना दिन रात का फर्क होता। 5 साल बीत गए थे। स्वरा अब 5 साल की हो गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसका एडमिशन पास के स्कूल में करवा दिया। जब एडमिशन फॉर्म भरा और पिता के नाम पर पहुंची तो मेरे हाथ कांप गए। आंखों के सामने महेश का चेहरा तैर गया, वो कांपता हुआ हाथ और वो आखिरी बात, मेरी बेटी तुम्हारी तरह मजबूत बने। आंसू पोंछे, फॉर्म जमा किया, स्वरा का छोटा सा हाथ थामा और स्कूल के गेट पर खड़ा कर दिया। वो बोली, मम्मी मैं रोज स्कूल जाऊंगी ना? मैंने कहा, हाँ बेटी, रोज जाओगी, पढ़ोगी, आगे बढ़ोगी। उसने मासूमियत से कहा, फिर मैं भी आपकी तरह काम करूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम मेरी तरह नहीं बनोगी, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी। तुम्हारे लिए सिलाई मशीन नहीं, तुम्हारे लिए कलम और किताबें हैं। उसका पहला दिन था। मैं स्कूल के बाहर खड़ी रही जब तक उसका आखिरी पीरियड खत्म नहीं हुआ। वो बाहर आई तो आंखें चमक रही थी। मम्मी, आज टीचर ने मुझे स्टार दिया है, कहती हैं स्वरा बहुत होशियार है। मैंने आंखें बंद करके कहा, बेटी तुम तो उस दिन ही होशियार बन गई थी जब तुमने अपनी माँ को फिर से जीना सिखा दिया था। रात को वो किताबें खोल कर कहती, मम्मी ये पढ़ाओ ना। मेरे थके हुए हाथ भी उसकी आवाज़ सुनकर फिर से जान पकड़ लेते। एक सुबह स्वरा स्कूल से आई, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। शूज उतारकर मेरी गोद में बैठ गई। मैंने मशीन बंद की और पूछा, आज इतनी खुश क्यों हो? वो बोली, मम्मी आज मुझसे पापा मिलने आए थे। मेरे हाथ से धागे की नलकी गिर गई। दिल एक पल को जैसे थम गया। क्या कहा? मैं हैरान होकर पूछी। हाँ मम्मी, स्कूल के गेट के पास खड़े थे, मुझे आवाज़ देकर बोले, स्वरा बेटा। फिर पास आकर बोले, तुम बड़ी हो गई हो, ड्राइंग आती है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले, मैं कल सिखा दूंगा। मैंने कहा, मम्मी नाराज होंगी। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मम्मी को मत बताना, ये हमारा सीक्रेट है। मैंने घबराकर उसका बाजू थाम लिया। स्वरा, उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? वो हंसते हुए बोली, नहीं मम्मी, उन्होंने बस बात की, थोड़ी देर बाद चले गए थे। मगर मेरा दिल बेचैन हो गया था। अगली सुबह मैं स्वरा के साथ स्कूल गई। गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा, क्या यहाँ कोई अनजान आदमी आता है जो बच्चियों से बात करता है? चौकीदार ने कहा, नहीं मैडम, यहाँ कोई अजनबी नहीं आता, सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ ही आते जाते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा स्कूल के भीतर चली गई। प्रिंसिपल के कमरे का दरवाज़ा खोला और कहा, मैं स्वरा की माँ हूँ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या आप मुझे स्कूल गेट की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हैं? प्रिंसिपल ने थोड़ा चौंक कर मेरी ओर देखा। क्या हुआ मैडम? क्या हम आपकी परेशानी जान सकते हैं? मैंने गहरी सांस ली और बोली, मेरी बेटी कह रही है कि उसके मर चुके पापा स्कूल के बाहर उससे मिलने आते हैं। मेरे पति की मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। अगर कोई अजनबी व्यक्ति खुद को उसका पिता बताकर उसे बार बार बुला रहा है तो मुझे जानना है वो कौन है। मुझे डर है कि कहीं वो कोई गलत इरादे वाला इंसान न हो। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है मैडम, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने स्टाफ को बुलाकर पिछले दिन की गेट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवाई। जैसे ही वीडियो चला, स्वरा स्कूल के गेट से बाहर निकल रही थी और कैमरे के एक कोने से एक आदमी की आकृति उभरी। वो झुका, स्वरा से कुछ कहा, फिर हंसा और हाथ से कुछ इशारा किया। स्वरा मुस्कुराई और आगे बढ़ी, मगर जैसे ही मैंने उस चेहरे को देखा, मेरी रूह कांप उठी। वो समीर था, वही चेहरा, वही नज़र, जैसे वक्त उसके लिए थमा हुआ हो। अगले दिन मैं स्कूल टाइम से पहले ही गेट के पास दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। छुट्टी का समय हुआ, बच्चे बाहर निकलने लगे और फिर वो आया। गेट से कुछ दूरी पर खड़ा था। जैसे ही स्वरा बाहर आई, उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा, स्वरा बेटा। स्वरा एक पल को रुकी, फिर आगे बढ़ने लगी। मैंने तेज आवाज में कहा,
क्या सिखाओगे मेरी बेटी को? झूठ बोलना। वो चौंक गया, मेरी ओर पलटा। सुमन तुम? उसकी आंखों में हैरानी फैल गई। मैं बिल्कुल उसके सामने आ गई। स्वरा मेरी आवाज़ से घबरा गई थी। मैंने उसे वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्वरा की जिद और समीर का रोजाना स्कूल के बाहर आना धीरे धीरे मुझे थका रहा था। एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर ये शख्स वाकई सिर्फ मिलना चाहता है तो देखती हूँ कितने दिन टिकता है। मैं उसे अनदेखा करने लगी, लेकिन स्वरा अब उससे मिलने लगी थी। स्वरा के लिए कभी चॉकलेट्स, कभी किताबें लेकर आता। स्वरा की आंखों में चमक होती थी, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज फिर से मिल गई हो। मैंने देखा समीर स्वरा से बड़े सलीके और प्यार से बात करता था, उसके सवालों को तवज्जो देता था, उसे समझाता था। फिर एक दिन स्वरा बोली, मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर आप इजाज़त दो तो वो हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सवाल नहीं कर रही थी, वो प्यार से गुजारिश कर रही थी। मैंने कुछ सोचा, फिर हामी भर दी। हम तीनों एक पार्क के कोने में बैठे थे। स्वरा के हाथ में उसकी पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम थी, जो वो खाते खाते गिरा रही थी। समीर ने टिश्यू निकाला और उसके हाथ साफ किए। फिर उसकी नज़रें मेरी तरफ उठी। उस नज़र में कोई दावा नहीं था, बस एक खामोश सा सवाल था। मैंने चेहरा फेर लिया। सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने सख्ती से कहा। स्वरा के सामने कुछ मत कहना जो उसे उलझा दे। उसने गर्दन झुका ली और फिर धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार में आया था, बस पीछे खड़ा रहा था। बस एक नज़र तुम्हारे चेहरे पर डाली थी। तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून देखा जो शायद बहुत कुछ सहने के बाद मिला था। सुमन, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो पाया, तुम्हारा पति नहीं बन सका। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा अचानक इस तरह लौट आना मेरी जिंदगी को कितनी उलझनों में डाल रहा है? स्वरा अब तुम्हें पापा कहने लगी है और मुझे नहीं पता कि तुम कब फिर चले जाओगे। उसने बिना समय गवाए जवाब दिया, मैं लौटने के लिए नहीं आया हूँ सुमन, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ, स्वरा के साथ। तुम दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए और अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए भी। मैं हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुम्हें कभी कोई हक नहीं था मेरी जिंदगी में लौटने का। मुझे तो उस रिश्ते से अलग कर दिया गया था जिसमें मैं अपनी पूरी तरह दुनिया ढूंढ रही थी। समीर धीरे से बोला, वक्त बदल गया है सुमन। तब मैं डर गया था, कमज़ोर था, हालात और समाज से घबरा गया था, लेकिन अब मुझे खोने का कोई डर नहीं है। इसी बीच स्वरा की मासूम आवाज़ गूंजी, मम्मी क्या हम हर रोज़ पापा के साथ पार्क जा सकते हैं? वो उसे हर बार पापा ही कहती थी, क्योंकि समीर ने ही उससे कहा था, मुझे पापा कहा करो। समीर ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे पुकारती हो। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, बेटा, हर बात इतनी आसान नहीं होती। हर रिश्ते की एक मर्यादा, एक समय और एक सच्चाई होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। समीर ने मेरी बात बीच में काट दी। अगर सच्चाई यही है कि हम दोनों ने गलतियां की थी, तो क्या हम उन्हें सुधार नहीं सकते? मैं अब वापस भागने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि टीकने के इरादे से आया हूँ। मैंने थोड़ी तल्खी से कहा, इरादे सिर्फ लफ्जों से नहीं साबित होते, उनके साथ बीते वक्त का बोझ भी होता है जिसे हर कोई उठा नहीं सकता। वो गंभीर होकर बोला, अगर तुम साथ दो तो हर बोझ आसान लगने लगेगा, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। मैंने स्वरा की तरफ देखा जो बेंच के पीछे कुछ खोज रही थी। मैंने कहा, मेरी बस एक शर्त है, अगर तुम स्वरा की जिंदगी से फिर कभी गए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं कई बार खुद से नज़रें चुराने लगी थी, आईने में चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती थी। समीर की बातें, उसके व्यवहार, उसकी मौजूदगी मुझे किसी और दिशा में खींच रही थी और मेरा ज़मीर मुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाना चाहता था जहाँ मैं खुद को विधवा मानकर जी रही थी।
मैंने खुद से एक दिन पूछा, क्या यह सब गलत है? फिर तुरंत खुद को जवाब दिया, हाँ शायद है, क्योंकि मैं अब भी किसी और की पत्नी मानी जाती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस नाम के साथ मेरी वफादारी आज भी जिंदा है, मगर समीर की उपस्थिति हर दिन उस वफादारी को थोड़ा और कमजोर कर रही थी। उसकी बातें मेरे अंदर एक कोमलता घोल रही थी जो मैं सालों से भूल चुकी थी। वो हर शाम आता, दरवाजा खटखटाता, सुमन स्वरा को बाहर लेकर चलो, कहीं घूमने चलते हैं, और मैं इस बहाने उसके साथ हो लेती थी। एक दिन मैंने उससे सीधा सवाल ही कर लिया, तुम्हें मुझसे हमदर्दी है या फिर कुछ और? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, हमदर्दी बच्चों से की जाती है सुमन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर दिन हर पल। मैंने सख्ती से कहा, तुम नहीं समझ सकते ये सब कितना मुश्किल है। हर सुबह मैं अपने मरे हुए पति की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और शाम को तुम्हारे साथ चाय पीती हूँ। क्या तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए आसान है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर मेरे हाथ की ओर इशारा करते हुए बोला, ये हाथ मैंने कभी नहीं थामा था, पर हर बार तुमने खुद ही मेरी तरफ बढ़ा दिया था। तुम्हें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है सुमन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। उस रात मैं एक पल को भी नहीं सो पाई थी। रात भर बस करवटें बदलती रही, कभी आंखें बंद करती तो अपने दिवंगत पति की आवाज़ सुनाई देती, कभी पलकों के पीछे वो बीते लम्हे एक फिल्म की तरह चलते। हमारी हंसी, हमारी बातें, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, और फिर उस फिल्म के बीच समीर की मौजूदगी आ जाती, उसका खामोश साथ, मेरी बेटी के लिए उसका स्नेह, उसके शब्द और स्वरा के चेहरे पर लौट आई रौनक। सब कुछ इस भावनात्मक उलझन का हिस्सा बन चुका था। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आई, मैंने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से पूछा, क्या मैं सच में कोई पाप कर रही हूँ? क्या मेरी जिंदगी दोबारा जीने का हक अब मुझसे छीन चुका है? स्वरा मेरे पास आई, गले से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, पापा ने कहा है कि आज वो हमारे साथ खाना खाएंगे। क्या आप भी उनसे कह सकती हो कि आप चाहती हो वो हमारे साथ रहें? मैंने उसकी आंखों में देखा वो मासूम खुशी जिसे मैं सालों से भूल चुकी थी, मगर दिल के किसी कोने में एक टीस भी थी जो बार बार कहती थी, तू कहीं गलत तो नहीं कर रही। मैंने स्वरा को गोद में उठाया और उससे पूछा, बेटा, अगर किसी की खुशी में किसी और का दुख छुपा हो तो क्या वो खुशी सच्ची होती है? स्वरा बिना सोचे समझे बोली, मम्मी, अगर किसी के दुख को मिल बांट कर तीनों लोगों की मुस्कान वापस लाई जा सके तो वो खुशी बिल्कुल सच्ची होती है ना। मैंने उसे सीने से लगाया और एक लंबी सांस भरी। जब समीर आया तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वो कुछ कहने वाला ही था कि मैं पहले ही बोल पड़ी। कभी कभी दिल के दरवाजे पर बैठा कोई मुसाफिर इसलिए लौटा दिया जाता है क्योंकि हम उसे मेहमान समझ बैठते हैं, जबकि वो रहने आया होता है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, और अगर वो मेहमान दरवाज़ा खटखटाए बिना बस चुपचाप बैठा रहे तो? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, तो शायद उसके दिल की बेइज्जती होती है। वो और करीब आया, एक अपनापन लिए बोला, सुमन, क्या अब मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कुछ पल तक चुप रही, फिर कहा, अब शायद देर हो चुकी है क्योंकि तुम अंदर आ चुके हो। बस मुझे तुम्हारी मौजूदगी को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। वो चुपचाप पास बैठ गया, जैसे अब कहीं और जाना नहीं। मैंने मन ही मन अपने दिवंगत पति से कहा, मैंने तुम्हारी याद और वफादारी निभा दी है, शायद अब मेरा वक्त है अपने हिस्से की जिंदगी, अपनी मुस्कान वापस पाने का। समीर आज कुछ अलग सा लग रहा था। आज दोपहर को वो लौटा तो मैंने पूछा, कहाँ थे इतने देर तक? उसने सिर झुकाया और जवाब दिया, पंडित जी से मिलने गया था। मैं चौंकी, किस सिलसिले में? कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, पूछने गया था कि विधवा महिला से विवाह करना कैसा होता है। मेरे हाथ कांप उठे, मैंने नजरें चुरा ली। सिर्फ इतना पूछ पाई तो पंडित जी ने क्या कहा? उसने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी अकेली औरत को जीवन का सहारा देना चाहो
तो इससे बड़ा पुण्य शायद कुछ और नहीं। शादी सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि उसका सम्मान है, वो भरोसा जो तुम किसी बेसहारा को देते हो। मैं चुप रह गई और कुछ जोड़ रहा था। स्वरा आंगन में खेल रही थी, फिर दौड़ती हुई मेरे पास आई और गले से लग गई। मम्मी, पता है मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे मेरे पापा लौटा दो। आप अकेली रहती हो, सब काम खुद करती हो। अगर पापा आपके पास होंगे तो आपको मदद मिलेगी ना। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा, फिर मेरी आंखें भीग गई। तभी समीर दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बोला, स्वरा, अगर तुम्हारी मम्मी इजाज़त दे तो मैं सच में तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। स्वरा ने बिना एक पल गवाए कहा, अगर मम्मी हाँ कह दे तो मैं हर रोज़ भगवान से दुआ करूँगी कि आप कभी हमें छोड़कर ना जाएं। उसकी मासूम बातों पर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ बेटा, अब मैं कभी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर लम्हा, हर मोड़ पर मैंने मन ही मन दुआ की, काश ये सच हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला वो भी सुन लेता है जो लबों तक नहीं आता, जो सिर्फ दिल के कोने में किसी उम्मीद की तरह पलता है। और शायद वही दिन था। अगले ही दिन मैंने और समीर ने मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। सादगी से भरा, शांति से भरा वो दिन, जहाँ ना कोई शोर था ना कोई भीड़। बस अग्नि को साक्षी मानकर समीर ने वादा किया था, मैं अपनी पत्नी और बेटी की पूरी जिंदगी हिफाजत करूंगा। उन्हें हर दिन प्यार, इज्जत और भरोसे का साथ दूंगा। मेरे दिल ने भी उसी पल कहा, मैं भी उस वादे को निभाऊंगी हर हाल में। वो एक नई शुरुआत थी। स्वरा खुशी से ताली बजा रही थी। अब हमारे पापा वापस आ गए। अब मुझे रोज भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि पापा कहीं ना जाए। समीर झुककर उसे गोद में उठाता और मुस्कुराकर कहता, तेरी हर दुआ अब हर रोज पूरी होगी बेटा। अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, एक परिवार बनकर। उसी पल पहली बार महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया हो, मजबूती से, भरोसे से और पूरी गरिमा के साथ। जो अपराध बोध, जो पछतावा अब मैं अपने भीतर पाल रही थी, वो अब कहीं पीछे छूटने लगा था। मैंने हमेशा महसूस किया था कि शायद मैं अपने दिवंगत पति की यादों के साथ बेवफाई कर रही हूँ, मगर अब समझ आया, स्वरा की मुस्कुराहट ही मेरी सच्ची वफादारी है। उसकी खुशियों में ही मेरा भविष्य है। समीर ने हमें अपने घर ले जाकर सिर्फ एक नई छत ही नहीं दी, बल्कि एक नया आसमां भी दिया। अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई है। स्वरा जितनी खुश आज है, उतनी वो कभी नहीं रही थी। सिर्फ उसे पिता का नाम नहीं, बल्कि एक पिता की ममता, सुरक्षा और प्यार चाहिए था, जो कि उसे समीर से मिला था। तो दोस्तों, अगर मेरी और समीर की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।